एक 4 साल का लड़का एक अनजाने घर में जाता है। घर में जाते ही उस लड़के के आसपास इतनी भीड़ होती है। जब भीड़ होती है तो उस घर में उसे चाय पिलाई जाती है। जब 4-5 गांव के लोग इकट्ठा थे तो इस घर का जो मुखिया होता है उन लोगों से कहता है कि अब इस बच्चे को आराम करने दो, आप लोग अपने घर जाओ और इस बच्चे को अब खाना पीना भी तो है। सभी गांव के लोग जब इधर उधर चले जाते हैं तो उस लड़के से सवाल जवाब किए जाते हैं। ये लड़का उठता है चारपाई से उठने के बाद एक कच्चे फर्श के कमरे में जाकर खड़ा हो जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति से, जो घर का मुखिया होता है, उससे कहता है कि यहाँ पर खोद लेना, यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छी चीज मिलेगी। 4 साल का लड़का ये जानकारी देता है और कहता है कि बाकी खुदाई तब बताऊंगा, तब मुझे तुम दोबारा बुलाओगे, क्योंकि मैंने अगर सबरा अभी बता दिया तो तुम मुझे दोबारा अपने घर नहीं बुलाओगे। दोस्तों, वहां पर जब खुदाई होती है तो इस परिवार की आंखें चौंधिया जाती हैं। परिवार में खुशी का माहौल और एक लहर सी दौड़ जाती है और ये लोग अब पूरे कमरे को खोद देते हैं। चारों कोने पर वो चीजें मिलती हैं जिनकी शायद इन्हें आशा नहीं थी और ये परिवार माला माल हो जाता है। हालांकि ये परिवार अमीर पहले से ही था। तो इस 4 साल के लड़के ने इस परिवार को आखिरकार ऐसा क्या बताया था और कितना खास था ये बच्चा, जिसके पीछे 4-5 गांव खिंचे चले आ गए इसकी बातों को सुनने को। क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या राज होता है, और ये लड़का अपने सिर का जो कंकाल होता है उसे भी बताता है कि कहां पर दफन है और उसे पूरे गांव के सामने लाता है। दोस्तों, एक भारी पॉपुलर स्टोरी, यानी बहुत लोगों के बीच में चर्चित आज ये व्यक्ति करीबन 58 साल इसकी उम्र है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए मैं कब की बात आप लोगों से कर रही हूँ। इस व्यक्ति की जितनी भी जानकारी दूंगी, जो बच्चे के रूप में इसने काम किए थे और जो कच्चे कमरे के फर्श के, यानी कच्चा जो फर्श होता है, पक्का कमरा होता है, उसमें क्या बताता है, ये सब कुछ आप लोगों के सामने रखूंगी और आपको एहसास होगा कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है और जिंदगी के बाद भी आपको जीना मरना पड़ता है और आप हर हालत में मृत्यु लोक पर आओगे। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको यहीं पर मरना है, जीना है, मरना है, जीना है। आप इस जन्म और मरण से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि जिस काम के लिए आपको बुलाया जाता है उस काम को तो आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि अठन्नी में से चवन्नी भर भी नहीं करते हो, रुपए में से। तो मैं क्या कहूं आपसे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो चलिए आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलते हैं और इस कहानी को पूरा विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा नंगरा सलीमपुर के गोरखनाथ में एक लड़का होता है जो एक बर्मा परिवार में पैदा होता है। बर्मा परिवार में ये लड़का पैदा होता है और इस लड़के की इस परिवार को बहुत चाह होती है। परिवार में पैसे तो ज्यादा नहीं होते हैं, पैसों की व्यवस्था इतनी ज्यादा ठीक ठाक नहीं होती है, लेकिन परिवार बहुत अच्छा होता है। जब इस लड़के का आज से करीबन 57-58 साल पहले जन्म होता है तो परिवार में खुशी का माहौल और खुशी की लहर दौड़ने लगती है। लोग खुश हो जाते हैं और बहुत ही मन लगता है। यहाँ पर ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है और इस लड़के का नामकरण रखाया जाता है। दोस्तों, लड़के के पैर पर एक कटने का निशान था। सीना इसका आमतौर पर जैसे बच्चों का सीना होता है ऐसा नहीं होता, बिल्कुल करीबन 3 आंगुर अंदर इसका सीना धंसा हुआ होता है। इसके राज भी मैं आपको वीडियो में आगे खोलने वाली हूँ। जब इस लड़के के सीने पर धंसने का निशान था, पैर कटा हुआ था, ये सब चीजें आगे काम आएंगी। अब इस लड़के का नाम सूर्य प्रसाद वर्मा रखा जाता है। सूर्य प्रसाद नाम से इस लड़के को बुलाया जाता है। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन जब ये बड़ा हो रहा था तो और आम बच्चों से ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा विलाप करता है, बड़ा होता है, ज्यादा सोता नहीं है, किसी की गोद में जाने से भी रोता है, हमेशा अपनी माँ से लिपटा हुआ रहता है। धीरे धीरे जब ये 2 साल का होता है तो 2 साल की उम्र में ये कहता है अपने पाम को दिखाते हुए कि इस निशान को मैं हर महीने अपने पैर में नाई से कटवाया करता था। अब घर वाले कहते हैं कि भाई तू क्यों कटवाया करता था और कब कटवाया, तुझे तो अभी 2 साल हुए हैं। बस इतना कहकर ये खेल में लग जाया करता। अब ये 3 साल का हो जाता है। 3 साल की उम्र में कहता है कि मेरे बेटे तो बहुत बड़े हो चुके होंगे, मेरे बेटों के तो बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे।
घर वाले हंसते हैं कि देखो हमारा छोटा सा बच्चा अपने बेटी बता रहा है। यहाँ पर जब सूर्य प्रसाद और भी बड़ा होता है तो उसके सीने में जो गड्ढा था वो उसका राज खोलता है। अपने पापा के पास जाता है, पिताजी के पास, और कहता है कि पिताजी मेरे सीने में जो ये गड्ढा है ना, ये मेरे ही नौकर ने मेरे सीने पर बहुत तेज जो हल्की वो होती है ना जिससे हल चलाते हैं खेत में, खेत का सीना चीरा जाता है, जो हल्के आगे आपको क्या बताऊं लोहे का इतना बड़ा वो लगा हुआ होता है। हमारे परिवार के सदस्य जानते होंगे इस चीज को। उससे हमारा जो नौकर है उसने मेरे ऊपर वार किया। अब पिता हंसने लगता है। उसे एक तरीके से नाली भी कहा जाता है और उसे फाफड़ी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर कई भाषाओं में उच्चारण किया जाता है उसके। तो यहाँ पर इसका पिता कहता है कि अरे भाई तुमने कब हल चला लिया, तुम हलों को भी जानते हो। तो ये लड़का कहता है कि हाँ, मेरी तो बहुत बड़ा घर था, मेरे पास तो 300 एकड़ बीघे जमीन थी, यानी 300 बीघे जमीन थी, मैं उसका मालिक था। हमारे पास बहुत सोना चांदी था, इतना सोना चांदी मैं घोड़ी पर चला करता था, मेरा ऐसा परिवार था, ये परिवार था। दोस्तों यहाँ पर पिता सोचता है कि ये बच्चा है, वैसे ही पेट भरे की बात कर रहा है। पिता इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन लड़का परेशान था। लड़के को अब जो सपने थे या जागती हुई आंखों से भी ये चीजें सताने लगती हैं कि यहाँ पर जो चने की खेती होती है, कुछ काम चल रहा था, खेतों पर ये जाता है, कुछ लोग निकलते हैं, इसके हाथ पैर पकड़ते हैं, छाती में उस नाल को जो हल्की होती है, जो जमीन को चीरती हुई आगे चलती है। आप सोच कर देखिए, उसे किसी इंसान की छाती में मारा जाएगा तो क्या बीतेगी उससे, आप सोच सकते हैं। दोस्तों ये इन बातों को जब एकदम याद करता तो डर जाता, घबरा जाता, माँ से लिपट जाता, कहता माँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, मैं पहली बार प्रधान बना था। ये ऐसे ही बातें करता है, खाने पर भी ध्यान नहीं रहता। चौथी साल में चल जाता है, माँ परेशान हो जाती है, इसके पीछे खाना लेकर भागती है, बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता। वो कहता है कि मेरे माँ बाप तो मेरे गाँव में भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कई लड़के हैं, मेरी बेटी भी है। और माँ कान में कहता है कि मैंने ना बहुत सारा सोना दबा कर रखा है, सोना चांदी, पता है आपको, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपनी पत्नी को ही बताऊंगा क्योंकि मेरे बच्चों के काम आएगा, आपको क्यों बताऊं। तो माँ हंसने लगती है। लेकिन ये लड़का रात के वक्त भी उठकर रोया करता, कहता कि हमारे पास तो इतना सब कुछ था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर कैसे आया मुझे ये नहीं पता। वो किताब में कुछ गणित जैसा करने लगता है। दोस्तों ये धीरे धीरे 4 साल का हो जाता है और ये बहुत दुबला पतला हो चुका था, यानी खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। बस हमेशा यही रट रहती थी कि मैं अपने गांव जाऊंगा, मैं अपने गांव जाऊंगा, जो नीम का थाने के क्षेत्र में आता है, जिस गांव का सनीग्रा नाम है, शायद सनीग्रा गांव का नाम है, जो कि नीम गांव थाने के अंतर्गत आता है। ये इस गांव का जिक्र करता है, आगे बताऊंगी आपको कैसे कैसे जिक्र करता है। अब ये जब सूख कर दुबला पतला हो जाता है तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। इकलौता घर का वारिस था, ये अपने पति से कहती है कि कुछ ना कुछ तो बात है, इस लड़के को बीते जन्मों की कुछ बातें याद हैं, क्योंकि जो जो ये बात करता है उस बातों से छाती सी फटती है, यानी लगता है कि कलेजा बाहर को आएगा। क्यों ना इस बच्चे से हम पूछताछ करें, क्योंकि ये हमेशा उदास, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य प्रसाद था ये हमेशा उदास रहता है। 5वीं साल में चलता है और ये अब स्कूल जाने लगता है। यहाँ पर जो ये गोकरनाथ गांव होता है, मतलब इससे 3 किलोमीटर दूर इसका गांव होता है, उसमें ये जब स्कूल जाता है तो वहां पर एक टीचर आया करता था जो इसे पढ़ाया करता था। वो टीचर सनीग्रा का था, यानी जो इसका पिछले जन्म का गांव होता है। ये उस टीचर को देखकर झट से पहचान लेता है। इसके गांव में एक मेला लगता है और टीचर से कहता है कि तू एक काम कर सकता है, मेरा जो घर है उससे क्या थोड़े बहुत पैसे मुझे लाकर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं हैं। ये मास्टर हंसने लगता है, कितना सा बच्चा कैसी बातें कर रहा है। 4 साल का था, 5वीं साल में चल रहा था। आपको पता है पहले 5वीं साल में जब बच्चे चला करते थे तभी बच्चों का एडमिशन हुआ करता। अब यहाँ पर टीचर भी इसकी बात को हवा में उड़ा देता है कि वैसे ही है, बच्चा है, आज कुछ सुना नहीं है। लेकिन घर आता है, घर मायूस सा चैतो छत पर बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, खाना नहीं खाता है, कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं करता है। तो माँ और यहाँ पर इसका पिता इसके पास बैठते हैं और कहते हैं कि सूर्य प्रसाद तू हमारी एक लौती औलाद है,
तुझे क्या परेशानी है बेटा, तू ऐसा क्यों रहता है? इस लड़के की आंखों में आंसू थे। 5 साल इसकी उम्र होती है। माँ आंसू पोंछती है, कहती है कि क्या बात है। दोस्तों, छठ का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, सूरज थोड़ा सा छुप रहा था, हल्की सी रोशनी कम थी। यहाँ पर जब सूर्य प्रसाद राज खोलता है तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ बाप हिल जाते हैं और सोचते हैं कि 5 साल के बच्चे को इतनी सारी बातें याद नहीं रह सकती। सत्यता पर रखी हुई घटना है, जाना है इस सूर्य प्रताप से वर्मा से आज भी आप मिल सकते हैं और जा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जब इससे पूछा जाता है तो माँ की गोद में बैठा बैठा कहता है कि माँ, मैं नीव गांव थाने के अंतर्गत जो मेरा गांव आता है, जिसका नाम शनिग्राह है, उस गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम राधे श्याम था। माँ, मैं बहुत अमीर था, पता है, मैंने उसी साल प्रधानी, गांव की प्रधानी जीती थी। 7 नौकर मेरे साथ काम किया करते थे, यानी मेरे नीचे काम किया करते थे। मैं इतना बड़ा जमींदार था। 300 बीघे मेरे पास जमीन होती है और बहुत सारा धन, सोना चांदी जो हम अपने पास रखते हैं। इस साल मैंने प्रधानी जीती थी और मेरा एक, कहते हैं ना कि मेरा रुतबा ऐसा था, जब मैं अपनी घोड़ी पर सवार होकर चलता था तो मेरे सामने, घोड़ी के सामने कोई नहीं आ सकता था। ये मेरा एक वो था कि अगर कोई आ गया तो मैं उससे लड़ाई करता, या तो वही या मैं ही, ये चीजें होती हैं। लेकिन माँ, दूसरी तरफ मेरा जो स्वभाव होता है वो बहुत मिलनसार था। मेरा नाम राधे श्याम होता है। मेरे नौकरों का मैं बहुत ख्याल रखा करता, जो मेरे खेत में, जिम्मेदारी में, खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाया करते। मेरे खेतों में हल बैल से मेरे खेतों को जोता करते, खेतों की जमीन पर वो खेती बाड़ी किया करते। मैं उनका खाने से लेकर पीने तक, पहनने से ओढ़ने तक और खेतों पर उनका ध्यान रखा करता। शाम के वक्त मैं एक राउंड घोड़ी जो होती है, घोड़ी के ऊपर सवार होकर खेतों में लगाया करता। माँ, मैं ऐसा था कि मैं बीड़ी पिया करता, उस जमाने में भी बीड़ी हुआ करती, तो मैं ऐसा नहीं किया करता था कि ये मेरे नौकर हैं तो मैं इनको नहीं दूंगा। मैं शाम के वक्त उन्हीं के पास जाकर बीड़ी पिया करता और मुआयना करता कि हमारे खेत में कितना काम हुआ है। माँ, मेरा रुतबा अलग ही था। मेरे माँ बाप मेरे रुतबे से बहुत खुश होते हैं। मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बातें सभी लोग माना करते थे। अब एक दिन की बात बताऊं माँ, मुझसे कुछ लोग जला भी करते थे, बहुत ज्यादा जलन उनके अंदर होती है। मेरे 7 नौकर खेतों पर काम कर रहे थे। आज उन्होंने 3 लोग और अपने साथ बुला रखे थे। मैं जब खेतों पर जाता हूँ तो बंडल अपने जेब से निकालता हूँ। मैं कुर्ता धोती पहना करता। आप सोच कर देखिए उस छवि को, कुर्ता धोती और सिर पर सफेद मुड़ासा, कितना गजब का इंसान लगता होगा घोड़ी पर बैठा हुआ। वो कहता है कि मैं जेब से अपनी बीड़ी निकालता हूँ तो मेरा एक नौकर अंदर से, खेत से बाहर आकर कहता है कि मालिक, मुझे बीड़ी देना। तो मैं सभी को बारी बारी से देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2-3 लोग ज्यादा हैं। मैं अपने खेतों पर काम करने वालों से कहता हूँ कि ये 2-3 लोग ज्यादा क्यों हैं? तो वो कहता है कि माँ, वो कहते हैं कि मालिक, ये तो वैसे ही आ गए हैं, हमारे दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि माँ, उस दिन मेरे लिए कुछ रचा गया था। शायद लोग मुझसे इतने जलने लगे थे, जो मेरे कंपटीटर थे, यानी सामने जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, यानी प्रधानी के में, उन लोगों ने मेरे लिए शायद आज आखिरी दिन तय किया था। माँ, मेरे नौकरों को खरीदा गया था। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, एक नौकर हर से और बैल से खेत जोत रहा था, तभी वो बर्धों को छोड़कर उस खुरपी को निकाल लेता है जो खेत का सीना चीरती है। अब आप समझे होंगे सही तरह से। माँ, मैं कहता हूँ, अरे तू क्या कर रहा है, इस खेत को सही क्यों नहीं कर रहा तू? तो वो कहता है कि कुछ नहीं मालिक, इसमें कुछ कमी आ गई है। ये कहता हुआ उस खुरपी को मेरी तरफ लाता है। और माँ, आपको पता है उसमें कितना वजन होता है? पिता जो इन बातों को सुन रहा था, उसे डर का आभास हो रहा था। इसके बाद ये कहता है, जिसका नाम अब सूर्य प्रसाद है, पिछले जन्म में राधे श्याम होता है, ये कहता है कि माँ, वो नौकर मेरे पास आता है और सीधा मेरी छाती में जो हर की खुरपी होती है उसे मेरे सीने में गाड़ देता है। माँ, मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता। मैं कहता हूँ कि ये क्या किया तुमने? मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ माँ, लेकिन मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। शाम की ही बात थी, किसी को भी कुछ पता नहीं था। सबको पता था कि मैं रोज खेतों पर जाता हूँ। माँ, उसने मेरे सीने पर जब उस खुरपी से वार किया,
तो वो मेरे आर पार हो जाती है। मेरे सफेद कपड़े बिल्कुल लाल हो जाते हैं सीने से नीचे। माँ, यहाँ पर भी उनका मन नहीं भरता है। कहते हैं कि तू बहुत प्रधानी करता है ना, बहुत हमारे ऊपर अपनी चलाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम्हें बहुत प्रेम से रखता हूँ मैं तो, तुम क्या कह रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कितना प्रेम से रखता है। माँ, 2 लोग मेरे पैर पकड़ते हैं, 2 लोग मेरे हाथ पकड़ते हैं। उसके दूसरे ही पल माँ, मैं अपने आप को पेड़ पर बैठा हुआ देखता हूँ। मतलब मेरी आत्मा पेड़ पर बैठ जाती है। इसके बाद माँ, उनका मन नहीं भरता है। वो उस खुरपी को निकालकर दोबारा वार करते हैं मेरे सीने पर। माँ, तुम वो मंजर देखती ना, बहुत भयावह था। मैं पेड़ पर बैठकर देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। ये तो मेरा शरीर है, ये तो मैं हूँ। माँ, मैं उतरता हूँ, तभी यहाँ पर मेरे सिर को पकड़ा जाता है। उन्हें लग रहा था कि मैं जीवित हूँ। माँ, मेरे सिर को वो कुछ करने की तैयारी कर रहे थे, यानी मेरे सिर को धड़ से अलग करने की तैयारी कर रहे थे। माँ, मैं उन्हें रोकता हूँ, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ रहे थे कि मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं था। माँ, लोगों ने मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया उस हर की खुरपी से। उसको अलग करने के बाद जो मेरा नीचे का धड़ होता है, उसे वो माँ नाले में बहा देते हैं और मेरे सर को वहीं पर गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देते हैं। माँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद ऊपर जाता हूँ। ऊपर मुझे नीचे भेजा जाता है। नीचे मैं 12-13 दिन रहता हूँ। 12-13 दिन रहने के बाद उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मैं अपने आप को आपके पास देखता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसी बात है, क्या बात है, मेरी समझ से परे है। लेकिन माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं अब अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। उन लोगों की करतूत मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। ये कहता है कि माँ, एक भी नौकर यहीं का नहीं था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, यानी ऐसे लोग काम पर रख रखे थे। अब यहाँ पर दोस्तों, ये सभी माँ बाप समझ चुके थे कि हमारा बेटा सत्य बोल रहा है। वो अपने सीने में उस गड्ढे को दिखाता है, क्योंकि बचपन से ही माँ देखती आ रही थी, माँ ने देखा था। और वो पैर पर उस निशान को दिखाता है। दोस्तों, डील जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, उसे कटवाया जाता था पहले। डील ऐसा हो जाया करती थी, तो वो कटने का निशान आज भी इस जन्म में उसके पैर पर होता है। इसके बाद वो कहता है कि माँ, मेरे गांव का जो शनिग्राह गांव है, यानी नीम का थाना क्षेत्र में जो गांव आता है, उसका एक टीचर हमारे गांव में पढ़ाने के लिए आता है। अध्यापक जी आते हैं, मास्टर जी आते हैं, वो इस भाषा में बोलता है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे दिन माँ बाप उस टीचर से मिलते हैं, अध्यापक मास्टर से, और उसे सारी बातें बताते हैं। उसके पिता का नाम बताया जाता है, तो ये मास्टर चकबक रह जाता है कि तभी ये इतने पैसों का जिक्र कर रहा था और ये बच्चा सत्य बोल रहा है। लेकिन सोना गड़ा हुआ है, चांदी, ये किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद का जो मैं आपको बताऊंगी, टीचर जो अध्यापक होता है, यहाँ पर इस राधे श्याम के घर जाकर इन सारी बातों को करता है, जो कि सूर्य प्रसाद के नाम से अब चल रहा था। जब वहां पर उन घर वालों को पता चलता है तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए बहुत सारे लोगों के साथ इस गांव में आते हैं, जो कि नीम का थाने क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आकर जब ये लोग सूर्य प्रसाद वर्मा से मिलते हैं, तो सूर्य प्रसाद वर्मा इन्हें देखकर खुश हो जाता है, लिपट जाता है अपनी माँ से, और बहुत बड़े बड़े लड़के आते हैं, उनसे कहता है, और बेटा कैसे हो तुम। तो ये सभी लोग हंसने लगते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि तुम खुद बच्चे हो, तुमने पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये 5 साल का सूर्य प्रसाद कहता है कि मास्टर जी, आपसे ज्यादा जानता हूँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो उस मास्टर की आवाज वहीं पर बंद हो जाती है और सभी यकीन कर लेते हैं कि सच में ही इसका जन्म हुआ है, लेकिन अभी इसकी परीक्षाएं बहुत बाकी थी। अब इसको ले जाया जाता है। इधर इस गांव से भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उस गांव में भी खबर आग की तरह फैल जाती है। दोस्तों, सूर्य प्रसाद वर्मा को जब वहां पर ले जाया जाता है, तो गांव के कोने से ही इसे छोड़ दिया जाता है। ये भागकर अपने घर में चला जाता है। घर में अपने बच्चों को पुचकारता है 5 साल का बालक सूर्य प्रसाद वर्मा, और वहां पर बैठ जाता है। एक ऐसे मानो कि लोगों का भीड़ का तांता सा वहां पर लग जाता है, इतने लोग जमा हो जाते हैं। इसके बाद बहुत देर तक पूछताछ होती है।
वो सब कुछ बताता है कि मैंने प्रधानी कब ली थी, मेरे घर में कितने नौकर थे, मैं घोड़ी पर चला करता था, मेरा स्वभाव बहुत अक्कड़ था, मेरे सामने कोई भी नहीं आता है। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो गांव के लोग यकीन कर लेते हैं कि इसने खुद ने घर को पहचाना है। पूरे हर एक कमरे की वो जानकारी देता है। ये कमरा उसका था, यहाँ पर मैं रहता था, यहाँ पर घोड़ी बंधा करती थी, यहाँ पर हर बैल रहा करते थे, इतना बड़ा हमारे घर से बाहर एक और आंगन है जहाँ पर पशु पाला करते थे। ये सारी जानकारी देता है, जिसका नाम सूर्य प्रसाद पिछले जन्म में राधे श्याम होता है। और दोस्तों यहाँ पर जब सारी बातें हो जाती हैं तो जो यहाँ पर राधे श्याम के पिता होते हैं, सूर्य प्रसाद के पिछले जन्म के पिता, वो कहते हैं कि भाई अब इसे आराम करने दो, थक गया है बच्चा, क्योंकि उस पिता को बहुत ज्यादा बेचैनी थी किसी और चीज की। जब गांव के लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो केवल सूर्य प्रसाद के घर वाले और पिछले जन्म राधे श्याम के घर वाले वहीं पर होते हैं। ये इंसान एक ही है। अब यहाँ पर इससे कहा जाता है कि क्या तुम कुछ और भी जानते हो? वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरा कुर्ता यहाँ पर टका हुआ था, उसमें 50 रुपए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ वो रुपए तो हमने ले लिए, तुम और भी कुछ जानते हो? क्योंकि आप लोगों को पता है वो क्या पूछ रहा था। अब वो जाता है और आपने देखा हो कभी गांव में पुराने घर में इतनी ऊंची चौखट रहा करती, उसके ऊपर एक कुंदी रहा करती, सबसे ऊपर ऐसी सौकर नहीं रहा करती थी। उसे खोलने के बाद उस कच्चे फर्श के कमरे में खड़ा हो जाता है, जिसका नाम सूर्य प्रसाद वर्मा होता है। अपने पिता को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि इसमें क्या है? तो यहाँ पर ये कहता है कि पिताजी आपको नहीं पता होगा। अपने बच्चों से भी कहता है आप इस कोने में खुदाई करना, आपको एक चांदी के भरे सिक्कों से मटका मिलेगा। दोस्तों इस बात को सुनकर वो घर वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसी चीज की जानकारी उन्हें चाहिए थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था घर में बहुत सारे कमरे थे कि कौन से कमरे में है, घर में है, खेतों में है, कहाँ पर दबा रखा है। लेकिन उसने दूसरा जन्म लेकर साफ साफ बता दिया था। अब इसके बाद जो सूर्य प्रसाद वर्मा होता है वो कहता है कि अब और नहीं बताऊंगा, अगर और बताऊंगा तो तुम लोग मुझे दोबारा नहीं बुलाओगे। तो एक पिता की आंखों में आंसू होते हैं, बच्चे भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं बुलाएंगे, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक तुम्हारे साथ रिश्ता होगा। दोस्तों सूर्य प्रसाद वहीं पर खड़ा रहता है। जब खुदाई की जाती है तो सच में ही वहां पर चांदी के सिक्कों से भरा एक मटका निकलता है। उस मटके को निकाला जाता है तो ये लोग पहले से ही अमीर थे और भी अमीर हो जाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य प्रसाद ने भाई शर्त रखी थी कि मैं जितनी बार आऊंगा इतनी बार ही आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये सच्ची घटना है, आज भी ये व्यक्ति जीवित है, बहुत अच्छी अपनी जिंदगी बिता रहा है और पिछले जन्म के परिवार से बहुत अच्छे संबंधों में है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ब्याह शादी में आना जाना है। आपको देखना है तो आप जा सकते हैं। आप नंगरा सलीमपुर गोला गोकर नाथ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसमें आप जा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ से सूर्य प्रसाद वर्मा चले जाते हैं तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं, बेटे इसके सूर्य प्रसाद वर्मा के लालच में पूरे कमरे को ही खोद डालते हैं। जब वो पूरे कमरे को खोदते हैं तो चारों तरफ उन्हें 4 मटके मिलते हैं, लेकिन वो इस मटके से काफी छोटे होते हैं। यानी इन्हें एक बहुत ज्यादा खजाना, सोना नहीं था, चांदी के उसमें सिक्के होते हैं। आज भी उनके पास वो सिक्के हैं। अब यहाँ पर सूर्य प्रसाद बड़े हो चुके थे, आना जाना चलने लगता है। दोस्तों ये घटना सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर इसके बाद भी वो कहता है कि मैंने सर के बारे में तो बताया ही नहीं। उसने सारी जानकारी दी कि नौकरों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन जब वो दूसरा जन्म लेकर अपने घर जाता है तो वहां पर एक भी नौकर नहीं था, क्योंकि उसके बिना घर की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, नौकरों को भगाना पड़ता है। और उनका ये भी, क्योंकि आपको पता है पहले किसी की जांच पड़ताल लोग ज्यादा नहीं किया करते थे, एक राहगीर को भी बहुत जल्दी सहारा दे दिया करते थे, वो नौकर जाने कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। लेकिन दोबारा जब यहाँ पर सूर्य प्रसाद वर्मा आता है अपने गांव में तो अपने सर का ठिकाना भी बताता है, जहां पर उसका सर धड़ से अलग किया और जहां पर दफनाया गया। दोस्तों सच में ही एक सर की हड्डी का कंकाल मिलता है और उसको अग्नि में विलीन किया जाता है। दोस्तों ये बात सुनकर गांव में एक सन्नाटा सा छा जाता है। आज उन नौकरों की कोई भी पता नहीं है, हालांकि वो बूढ़े होकर इस दुनिया से जा चुके होंगे, जहां पर भी होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से मिल जाता है। और यहाँ पर ये पूरी सच्चाई आज भी वो बेधड़क होकर सोशल मीडिया पर बताते हुए नजर आते हैं। वो सोने के बारे में आज भी कहते हैं कि मैं अपना कैश कभी भी बैंक में जमा नहीं करता, मेरा आज भी एक भी खाता नहीं है। मुझे जो बीते जन्म की यादें हैं, जमीन में गाड़ना मुझे अच्छा लगता है, जमीन से खोद कर मुझे ये कैश
गैस निकालना या जमीन में रखना मुझे अच्छा लगता है, वो आज भी कहते हैं। वो तो सामने कैमरे के सामने बता रहे थे कि मैंने कहाँ पर क्या काट रखा है, लेकिन ये सेफ नहीं है, सही नहीं है। आज इतना पैसा भी उनके पास नहीं है, जितना होता है उतना वो कर लेते हैं। दोस्तों ये थी वो कहानी जो सत्यता पर रखी है। 57 साल पहले ये घटना, यानी उसका जन्म हुआ था, उससे 2-3 साल पहले ये घटना घटी थी। कहते हैं कि मेरी मृत्यु के 3 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आपको इसमें रोचक नहीं लगा? देखो वो व्यक्ति दोबारा आ गया। बदले की भावना इंसान को दोबारा लेकर आती है। उसने सोना चांदी उसको बताना था ना अपने घर वालों को, तभी वो दोबारा आया। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के वो जब राज खोलता है राधे श्याम के बारे में, तो एक दबंगई इंसान सामने आता है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसी के नौकरों ने कितनी बर्बरता की। तभी तो कहते हैं कि किसी पर आंख बंद कर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उनके खाने पानी का रहने का इंतजाम करता है, उसी व्यक्ति को वो उल्टा फिर जाते हैं। कहते हैं कि गांव के सामने अपोजिट जो पार्टी होती है उसने ये सब कुछ कराया था, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज सूर्य प्रसाद वर्मा काफी उम्र के होने के बाद कहते हैं कि जो भी था सब भगवान की मर्जी से हुआ था, और मैं उन बातों को भूलना चाहता हूं। क्योंकि सूर्य प्रसाद बताते हैं कि कोरोना के बाद मेरी पत्नी, मेरे बड़े बेटे की बहू कोरोना की बीमारी के कारण इस दुनिया से चली जाती है। जब मेरे बड़े बेटे की शादी हुई थी तब वो उन्हीं मटके के सिक्कों में से मेरे बेटे की बहू को सिक्के देकर गए थे। इतना आना जाना है। अब मेरी बेटी की शादी हुई है कोरोना के बाद, अभी 2 साल पहले। तो अब भी एक सिक्का मटके का था और एक सिक्का उन लोगों ने नया बनवाया था। 2 सिक्के मेरी बेटी को देकर गए थे। आज भी उस परिवार से इस तरह के संबंध इन लोगों के बने हुए हैं। तो कैसे लगी आप लोगों को ये स्टोरी? एक बदले की भावना से आत्मा दोबारा आती है, और देख लो मरने के बाद वो पेड़ पर बैठा था। इतना पल उसने बताया है, काफी हैरान कर देने वाली बात है। तो सावधान हो जाइए, उन लोगों को भी उनकी करने का फल जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति अब भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। कहता है कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छी खासी मेरी जिंदगी है, जितना मुझे चाहिए इतना मुझे मिल रहा है, और बहुत अच्छा मेरा वक्त कट रहा है। मुझे किसी कोई बात की कमी नहीं है। मेरे बेटे और बहू बहुत अच्छे हैं। इस जन्म के बेटे बहू और पिछले जन्म के बेटे बहू तो बुजुर्ग हो रहे हैं, माँ बाप किसी भी जन्म के अब जीवित नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये सच्ची स्टोरी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। यकीन नहीं हो रहा तो आप वहां पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं। एक कमेंट आया, इससे पहले हमने एक वीडियो बताई आप लोगों को एक महिला के बारे में। और हाँ, जो सूपनखा के ऊपर हमने स्टोरी बताई थी उस पर कई बार लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि हमें वहां पर जाना है। तो भाइयों आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए। मैंने वीडियो में पूरा पता डाल रखा है। आप एक बार, जैसे अब मैंने आपको बताया कि नीम गांव थाने अंतर्गत आप जैसे ही पहुंचोगे तो ये किससे प्रबल होते हैं, मतलब प्रचलित होते हैं आसपास। तो आपको जाते ही इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आप वहां पर पूछताछ कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये बातें हैं, सच्चाई है, तभी तो हम आप लोगों के सामने लाकर रख रहे हैं। तो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। आज नाम नहीं ले पाई हूं क्योंकि ये घटना काफी बड़ी थी और आपको विस्तार से बताना जरूरी था। और कहना है कि आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा मत करना। और यहाँ पर एक और बात सूर्य प्रसाद वर्मा बताते हैं, कहते हैं कि राधे श्याम के रूप में जब मैं था, जन्म में था, तो मैं भगवान को बिल्कुल भी मानता नहीं था। लेकिन जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरी भगवान में एक बहुत ज्यादा श्रद्धा बढ़ चुकी है और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।